₹1000 जिस चीज का किराया भरा था, ये उसी सर्वर का लॉगिन है। जिस कंपनी से हमने इसको किराए पर लिया, अरे कंपनियों के नाम कितने बता रखे हैं लास्ट टाइम सब, ये होस्टगेटर कंपनी हो गई, सब बिग रॉक कंपनी हो गई आपकी, ये सब आपको सर्वर किराए पर देते हैं। आपको इनके पास जाना और एक किराया चुकाना है इनको, और ये आपको सर्वर का लॉगिन सौंप देंगे, और उससे आपके पास एक डोमेन कनेक्ट होना चाहिए। देन फिर आप एक वेबसाइट का डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बहुत सस्ते दामों में बोलते हैं कि अब आपको 200 रुपये महीने में, 400 रुपये महीने में होस्टिंग दे देंगे, पर उनकी होस्टिंग की सर्विस इतनी बेकार होती है कि आपका ना कोई प्लगइन इंस्टॉल हो पा रहा होगा, ना आपका कोई वर्डप्रेस परफेक्टली चल पा रहा होगा। आगे बात करते हैं। सी पैनल में हमने लॉगिन कर दिया, हमने हमारे सर्वर में लॉगिन कर दिया। जो कंपनी को हमने किराया चुकाया था उस कंपनी ने हमें सर्वर दिया, और इस सर्वर के लॉगिन के अंदर हम लोग जो है वो भी आ रहे हैं। यहीं से आगे बढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले जैसे हम सर्वर में लॉगिन कर गए, तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको एक जगह पर आना होता है, जगह का नाम है फाइल मैनेजर। जैसे आप लोकल सर्वर पे काम करते थे, यहाँ भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वैसा ही काम होगा। बट यहाँ पर आकर आपको जो चलना है वो फाइल मैनेजर पे आना है। फाइल मैनेजर पे क्लिक दबा देंगे अपना। क्लिक दबाते ही फाइल मैनेजर में अपना पब्लिक HTML में आ जाए। मैं डबल क्लिक दबा के पब्लिक HTML के अंदर आ गए। इस फाइल मैनेजर के अंदर ही सर्वर की सारी फाइलें स्टोर्स रहती है। तो सी पैनल के अंदर यहाँ पर आकर ये हम लोग फाइल मैनेजर में आ गए। फाइल मैनेजर में पब्लिक HTML में गए। पब्लिक HTML के अंदर अभी यहाँ पर हमें एक फोल्डर बनाना है जो एज अ प्रोजेक्ट के रूप में काम करता है। पब्लिक HTML ऐसा ट्रीट करें, फाइल मैनेजर एग्जाम फोल्डर है, पब्लिक HTML htdos फोल्डर है, और htdos फोल्डर के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाते हो आप न्यू फोल्डर बोल के। अब इसी में न्यू फोल्डर बोल के हम एक प्रोजेक्ट बना देंगे, जैसे वेट के नाम से, और इसको क्रिएट न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दिया। वेट नाम से एक फोल्डर बन चुका है। इस फोल्डर के अंदर चल के अब हम वर्डप्रेस को अपलोड करते हैं। देखिए ये तरीका ऑनलाइन वर्डप्रेस पे काम करने का है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। शुरुआत करी छोटी बनेगी। फाइल मैनेजर में चल के 8 GB वो है। फाइल मैनेजर में पब्लिक HTML में आके यहाँ फोल्डर बनाया वेक नाम से। वेक नाम के फोल्डर के अंदर अब अपलोड कर लेंगे हमारे वर्डप्रेस को। सिलेक्ट करा कि जो हमारा वर्डप्रेस का पैकेज होता है उसको अपलोड कर देंगे। ये हमने वर्डप्रेस को सिलेक्ट कराना है यहाँ से, और ये करा ओपन। वर्डप्रेस की फाइल यहाँ अपलोड हो जाएगी। सर्वर लॉगिन किया, फाइल मैनेजर में गए, वहां पर फाइल मैनेजर में पब्लिक HTML के अंदर आए, एक प्रोजेक्ट बनाया न्यू फोल्डर पे करके वेक नाम से, और उस वेक नाम के फोल्डर के अंदर डाल दिया वर्डप्रेस को। पर वर्डप्रेस ना भी पैक हो रखा है जिप में, तो जिप में पैक हो रखा है तो इसको क्या करवाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। इसको जैसे नॉर्मल आप अपने कंप्यूटर में ही फर्स्ट टाइम ऐसे ओपन करते हैं, एक्सट्रैक्ट हो गया ना तो यहाँ दिखता नहीं है, तो यहाँ से इसको रीलोड कर दिया। रीलोड करने के बाद यहाँ पर आकर ये वर्डप्रेस देखने को मिलता है। वर्डप्रेस को डबल क्लिक करके खोला है, ये वर्डप्रेस की सारी फाइल्स हैं, इनको सिलेक्ट करा और इन सारी फाइल्स में से मूव कर दिया, और मूव करा दिया वेक नाम के फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस से हटा के। अब जो थोड़े शार्प दिमाग के बच्चे नहीं हैं, मूव क्यों कर रहे हैं तो सुन लो। पब्लिक HTML के अंदर एक फोल्डर है वेक नाम का, इसके बाहर होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए वर्डप्रेस की फाइल, और जबकि वर्डप्रेस की फाइल एक फोल्डर के अंदर है, फोल्डर का नाम है वर्डप्रेस। अब हमें बाहर निकालनी है। बाहर निकालने के लिए तो मैं सिलेक्ट करके इसको मूव कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके मूव कर रहे हैं, और मूव जो हम कर रहे हैं वो वेक नाम के फोल्डर के अंदर कर रहे हैं, तो इसलिए वर्डप्रेस को लिखे हुए को हटा दिया और देन मूव फाइल कर दिया। अब अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे आके, तो पब्लिक HTML में वेक नाम के फोल्डर के बाहर हैं सारी फाइल, और पहले किसके अंदर थी, मैंने वर्डप्रेस के अंदर जाके सारी फाइलों को सिलेक्ट करा और मूव करा लिया बाहर आपके वेब फोल्डर। अब इसके लिए डेटाबेस बनाना होता है, फटाफट से डेटाबेस बनाने चलते हैं। वर्डप्रेस बनाने के लिए, वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको फाइल मैनेजर में आना पड़ता है, लेकिन अगर आपको उसका डेटाबेस बनाना तो उसी के नीचे डेटाबेस में आपको MySQL डेटाबेस में आना होगा। अब MySQL डेटाबेस में आते ही मैं यहाँ से एक दो डेटाबेस अभी फ्री करूंगा, कुछ पुराने डेटाबेस उनको मैं भी डिलीट कर दे रहा हूँ।
यूजर्स पे एक्स्ट्रा उनको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब बनाते हैं डेटाबेस। माइंड को फोकस पे लगा के इतना समझें, सी पैनल के बस फाइल मैनेजर में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ पर वो प्रोजेक्ट पब्लिक HTML में बनाया। आप भी अपने सर्वर में इसी जगह पर बनाते होंगे, वेक नाम के फोल्डर के अंदर आके यहाँ पर जो है ये सारी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। अब एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, नया डेटाबेस। तो डेटाबेस का भी नाम हम लोगों ने सेम ही रखा, वेक करके। साफ लिखा हुआ क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट हो गया, बैक करें। अब ये दिख रहा वेक नाम का डेटाबेस, लर्निंग वेक करके डेटाबेस, पर इसको चलाने वाला ना कोई यूजर नहीं है अभी नीचे। तो वेक नाम के डेटाबेस के लिए हमें यहाँ पर एक यूजर ऐड करना पड़ेगा और इतनी आसान भाषा में लिखा होगा, ऐड न्यू यूजर। यूजर का नाम भी बता दिया वेक, और वेक नाम बता के इसके लिए कोई पासवर्ड भी सेट करेंगे नीचे। क्रिएट यूजर कर दिया और यहाँ पर इसके लिए जो है यूजर क्रिएट करा दिया। अब वेक नाम के डेटाबेस को अभी भी प्रिविलेज यूजर मिला नहीं है, तो इसको मिलवाने के लिए ऐड यूजर टू डेटाबेस दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है। तो यूजर का नाम सिलेक्ट करें वेक और डेटाबेस का नाम भी सिलेक्ट करें वेक। वेक नाम के यूजर से वेक नाम का डेटाबेस ऐड हो चुका है। एंड देन प्रिविलेजेस दिला के, सारी परमिशंस दिला के इसको मेक चेंजेस कर दिए। सर दुखना बिल्कुल लाजमी है, सब हम लास्ट टाइम भी देख चुके हैं। मैंने इस पर लास्ट टाइम भी बात कर रखी है। अभी भी हम क्योंकि नए प्रोजेक्ट से आगे टॉपिक में बात शुरू करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत बात फिर से भी कर दे रहा हूँ। तो ऑनलाइन वर्डप्रेस बनाने के लिए अगर आपको लाइव सर्वर पे काम करना है तो उसके लिए आपको पहले फाइल मैनेजर के अंदर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। देन उसके बाद आपको MySQL डेटाबेस के अंदर जाकर एक डेटाबेस बनाना पड़ता है और उसको सेम नाम वगैरह देने पड़ते हैं। सेम नाम देने को इतनी एग्जैक्ट जरूरत भी नहीं होती। अब बस सिंपल कॉन्फ़िगर करना है। डोमेन का नाम लिखें जो आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। जो भी आपने सर्वर खरीद रखा है, आपके सर्वर के साथ जो डोमेन नेम कनेक्ट होगा वो डोमेन नेम लिखे और बस अपने उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दें वेक। सेम वर्डप्रेस के कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स खुल गए, पर ये वर्डप्रेस कोई ऑफलाइन नहीं है, ये वर्डप्रेस ऑनलाइन है। अब आते हैं, कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो पे क्लिक करा। डेटाबेस का नाम मांग रहा है तो यही मिल जाता है, वापस आकर भी जाएंगे MySQL डेटाबेस में। कॉपी कर लिया नेम को एंड देन कुछ पासवर्ड भी सेट कर दिया। सेट क्या, ये पासवर्ड वही पासवर्ड है जो जस्ट हम लोगों ने अभी यूजर क्रिएट करते वक्त बताया। सबमिट कर दिया, रन करा इंस्टॉलेशन। ये लाइव वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर हो रहा है। साइट का टाइटल हम लोग यहाँ से कुछ तय कर लेंगे। अभी यूजर नेम तय कर दिया, कुछ पासवर्ड तय कर गए। अब यहाँ जो मेल डाला करें, आदत डालें कि वो जेन्युइन मेल है। जो बच्चे लाइव सर्वर पे काम करते हैं, क्योंकि आपके वर्डप्रेस पे अगर कोई ऑर्डर आएगा या कोई इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो सारी चीज़ इस ईमेल के थ्रू ही जो है वो आपसे करेगा। एंड देन इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दिया। लॉगिन कर देंगे इसको। इस वक्त एक लाइव वर्डप्रेस कुछ इस तरीके से बनकर हमारे पास रेडी है। और ये जो सामने URL दिख रहा है, ये इंटरनेट पर भी आती है वेबसाइट, जो है learninglive/site वेक करके। अब हम शुरू करते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स, आगे के टॉपिक्स। सही रहता है। एक थीम इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले। कटिंग बड़ी कैडी क्या बनाना है? भाई कटिंग बड़ी मस्त है।
थैंक यू। और मैं कह रहा हूँ 3-4 मिनट वो खरीद लेंगे सब में। हाँ वही खरीद लेते हैं। 1 2 3 4 बिजनेस है और बिजनेस में अगर सीखने के लिए 300-400 रुपये आएगा, 300-400 रुपये आएगा। फिल्म देखने में तो एक ही तो काम करना स्वयं का भी। आते हैं अब आगे, धीरे धीरे बात शुरू करते रहेंगे टॉपिक्स में जो हमें बातें करनी है इसके। सबसे पहले तो एक ई कॉमर्स थीम के कुछ पॉइंट छूट रहे थे, उन पर बात कर लेंगे। अगर मैं बात करूं वू कॉमर्स की तो लाइन से थोड़ी तारीफ बोलते हैं। हमें बात करते रहेंगे, प्लगइन भी पहले इंस्टॉल कर लें, वो भी इंस्टॉल होता रहेगा, तब तक बोलते भी रहेंगे। पॉपुलर में चल के मैंने वू कॉमर्स को इंस्टॉलिंग पे लगा दिया, अपना होता रहेगा, तब तक बात कर लेते हैं। ये जो सामने वू कॉमर्स प्लगइन दिख रहा है, आप इसमें एक्सपर्ट हैं 3-4 क्लासों से कि इसमें हम लोग कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, उसमें कूपन ऐड कर सकते हैं, कूपन को पॉपअप्स के थ्रू लोगों को दिखा सकते हैं। वैसे पॉपअप के थ्रू कैसे दिखाते हैं? हसल प्लगइन के थ्रू दिखा सकते हैं। एक करा रखा संडे वालों को हसल, ठीक, हसल के थ्रू करा सकते हैं। और अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट को क्रॉस सेल और अप सेल से कार्ट के सेक्शन में अपने मुताबिक प्रोडक्ट भी वहाँ सजेस्ट करके दिखवा सकते हैं। और हम अगर चाहें तो इसके अंदर जैसे हम लोगों ने सेल वगैरह पॉइंट ऐड करना, होम पेज पे प्रोडक्ट ऐड करना, होम पेज पे ऊपर वो कार्ड की ट्रॉली ऐड करना, ऐसे कई पॉइंट। और किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर वेरिएशन है, साइज का कोई प्रोडक्ट है या कोई कलर वाइज प्रोडक्ट है, तो स्किप करके स्टेप्स को इसके आगे बढ़ जाएंगे। रैंडम कोई जगह बता के गो स्टोर करा। बाकी आपके पास कोई फिजिकल स्टोर एग्जिस्टिंग लेवल पर है तो उसको बता पाएंगे आप यहाँ से। अभी हमने हमारे एक वेक नाम के प्रोजेक्ट पे वू कॉमर्स इंस्टॉल करके एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है। कोई फैंसी थीम भी कोई अप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं कर रखी तो बेहतर देखिए, सिंपल थीम ही अप्लाई है। फैंसी वैसे सब पता है कैसे होता है। लास्ट टाइम भी शायद बता रखा है कि कैसे बनी बनाई थीम फ्री में मिल जाती है। शायद 2-3 थीम बताई नहीं, ज़ैकरा वैकरा ले जाते हैं। कमिंग सून आ रहा है, इसको लाइव कर लेते हैं। अब जो संडे में भी छुट्टी कर रहे हैं तो बहुत ही बुरा हाल है, पता नहीं क्या ही करेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले हमने हमारे वू कॉमर्स को लाइव कर लिया। लाइव करने के बाद इसको एक बार देखना भी क्या, एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट में आके ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आ गए। प्रोडक्ट का नाम हमसे यहाँ से आके पूछ रहा है, जीन्स करके नाम बता दिया प्रोडक्ट का। थोड़ी रैंडम तारीफ उठा ले इंटरनेट से जीन्स की। जिम जाता है तो कुछ अमाउंट बता गए इसको जीन्स का। जीन्स के लिए फोटो ऐड कर दी। पब्लिश कर दिया। एक प्रोडक्ट रेडी है, थोड़ा एक प्रोडक्ट ऐड करना था उस ई कॉमर्स में। हमारे वेक नाम का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसको व्यू करें। शॉप के अंदर ये प्रोडक्ट आ रहा है। प्रोडक्ट पे मैं गया, अब दिमाग चलना शुरू हो जाए। तैयारी करनी थी तो प्रोडक्ट मंगाना ही था, मंगा लिया। 50 बार हम ये प्रोडक्ट मंगाना, इन प्रोडक्ट बनाने के ई कॉमर्स के पॉइंटों पर बात कर चुके हैं। ये प्रोडक्ट हमें पसंद आया, हमने इसको ऐड टू कार्ट किया। इतना भी बता रखा है सब ट्रॉली वगैरह कैसे आती है, उसमें ऐड कैसे हो जाता है। ये प्रोडक्ट हमें पसंद आया, हमने इसको कार्ट में ऐड किया। ऐड करने के बाद अब व्यू कार्ट किया।
फाइनल ये प्रोडक्ट मुझे पसंद आ गया, मैंने बोला मैं चेकआउट कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है। तो जैसे ही मैं इसको चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, मुझे एक सबसे बुरी बात लगी इसकी, ये कैसी घटिया ई कॉमर्स वेबसाइट है जो ना तो अकाउंट बनवाती है और सीधा कह रहे हैं कि खरीद लो जाओ। नकली है सर। ये कैसी वेबसाइट है जहां मैंने प्रोडक्ट पसंद करा और ना कोई लॉगिन कराया, सीधा कहते हैं जाओ खरीद लो, डिटेल डालो और ऑर्डर कर दो। और अभी तक यहाँ पर कोई पेमेंट मांगने की सुविधा ही नहीं आई। लास्ट टाइम शायद कैश ऑन डिलीवरी बता रखा हो कहाँ से ऑन करते हैं, लेकिन कोई यूपीआई पेमेंट, कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट कोई तो आता नहीं है पेमेंट के लिए, तो उस पर भी बात होती है। तो सबसे पहले अभी हम वू कॉमर्स के इन 2 डाउट से टॉपिक शुरू करेंगे कि ये कैसी ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद भी आ गया और हम उसे चेकआउट कर रहे हैं तो ये तो अकाउंट तक नहीं बनवाता, कहता सीधा खरीद लो। अब इस पर बात शुरू होगी कि अकाउंट कैसे बनता है और ना यहाँ पर कोई पेमेंट के लिए सुविधा आती है। तो भी अकाउंट बनाने के लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वू कॉमर्स फोर्स ऑथेंटिकेशन बिफोर चेकआउट करके। प्लगइन का नाम तब तक कॉपी में लिख लेंगे, मैं इसको इंस्टॉल पे लगाऊंगा। अभी बताया है मैंने कि हमारे पास क्या कमी आ रही है और हमें कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना मेरे में पड़ेगा। तो खिंच जाती है। वो बाद में करना है जब वीडियो बन जाती है ना, जब टॉप पर आएगा, प्लगइन का नाम लिखते हैं, इंस्टॉल कर लेंगे इसको। प्लगइन का नाम है फोर्स ऑथेंटिकेशन बिफोर चेकआउट फॉर वू कॉमर्स। जैसे ही प्लगइन इंस्टॉल कर लें, एक्टिवेट कर लें, दिमाग अगर 100% एक्टिव है तो इस प्लगइन को मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वर्डप्रेस में कोई भी प्रोडक्ट अगर बिकता है तो ये लॉगिन तो कराता नहीं है। अब हम जब इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लो ना, फिर एक छोटी सी सेटिंग बदलनी होती है। वू कॉमर्स के अंदर आके सेटिंग्स पे जाना, वू कॉमर्स के अंदर आके सेटिंग्स पे जाना और देन फिर यहाँ पर चलना अकाउंट एंड प्राइवेसी पे। पहले प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, भले ही बाद में कर लेना। प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे वू कॉमर्स का ये फोर्स ऑथेंटिकेशन वाला, फिर आकर यहाँ एक जगह टिक लगा हुआ है, इनेबल करो चेकआउट के लिए, भले ही वो गेस्ट यूजर क्यों ना हो। मैं नहीं, गेस्ट वेस्ट नहीं चलेगा कोई। इनेबल करो लॉगिन कराने के लिए ड्यूरिंग अ चेकआउट, मतलब चेकआउट के वक्त लॉगिन होना ही चाहिए। एंड अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट, कस्टमर को अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला जाए ड्यूरिंग अ चेकआउट, जब वो चेकआउट करा रहा हो। एंड देन उसको रिडायरेक्ट कर दिया जाए माई अकाउंट पेज पे। सारी चीजें ओके हैं, कह रहा है पासवर्ड सेटअप का लिंक भेजेंगे उसको, तो अकाउंट क्रिएशन के ऑप्शन में जो है वो पासवर्ड क्रिएशन के लिए उसको लिंक भेज दिया जाए। एंड देन इसको बस कर दो सेव, प्रॉपर रेडी है। अब हम आकर इसको एक नए टैब पर खोलते हैं, बिल्कुल दिमाग लगाएं एकदम। इस वाली वेबसाइट को जो हमारा प्रोजेक्ट है वेक नाम से, मेरा वेक नाम से, तो वो कॉपी किया और इसको मैं एक नए यूजर पे खोलूंगा, नए यूजर पे यहाँ आकर इसको पेस्ट करा, ये हमारा वो वेबसाइट अभी ओपन होगा। ये हो गई ओपन, यहाँ पर ये हमारी साइट। अब माइंड लगाए एकदम, ये एडमिन है, यहाँ ना मैं एज अ एडमिन लॉगिन हूँ, इस वाले में मैं एडमिन लॉगिन हूँ। लेकिन ये आई करके जो ब्राउजर दिख रहा है यहाँ मैं कस्टमर लॉगिन हूँ। अब मैं शॉप पर गया, मैंने जीन्स देखी, क्लिक करा, जीन्स हमें पसंद आई। अब हम चाहते हैं कि इसको ऑर्डर किया जाए, तो मैंने ऐड टू कार्ट बोला, व्यू कार्ट पे गए, फाइनल मैं इसको पसंद करके खरीदना चाहता हूँ। तब मैं जब चेकआउट के लिए जा रहा हूँ ना, तो मेरे पास ऑर्डर की डिटेल भरने का कोई पेज नहीं खुलेगा, पहले कहेगा अकाउंट बनाओ। कह रहा अगर पहले से अकाउंट बना है तो लॉगिन करो, और नहीं बना तो यहाँ पर अपनी ईमेल डालो, वेरिफिकेशन लिंक भेजेंगे और देन अकाउंट बनाओ। सबसे पहले तो मेरे पास मैं देखूँ कोई रैंडम ईमेल अरेंज अगर यहाँ हो पा रही है, मैं ये अकाउंट यहाँ से बनाना, रजिस्टर करवाओ। रजिस्टर होते ही अब रिडायरेक्ट करेगा, पर ऑर्डर तभी करने देगा जब ये ईमेल वेरीफाई होगी। और अगर मैं अब अपनी ईमेल पर आऊँ ना, जहाँ मैंने वो ईमेल हिट करी थी, तो यहाँ पर हमारे लिए वो एक मेल भेज देता है, चाहे भले स्पैम में भेजे, किसी भी लोकेशन पर भेजे, कि ये देख सकते हैं शॉप इंडिया ने आपके लिए अकाउंट क्रिएट करा है, वेलकम कर रहा है। यहाँ पर देखो
कह रहा वेलकम कर रहा है शॉप इंडिया आपका, कह रहा आपके लिए यूजर नेम तय करा है हमने, पर कह रहा है कि अकाउंट और ऑर्डर एरिया सब कुछ देखने के लिए ना अपना पासवर्ड चेंज करो, पहले यहाँ पर पासवर्ड सेट करो। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, कह रहा आज ही पासवर्ड सेट कीजिए पहले अपना। मैंने एक पासवर्ड सेट करा फटाफट से। वरना पहले क्या था कि सीधा जाके बस ऑर्डर डिटेल डालनी शुरू कर दी। ये हमने दोनों साइड अपना पासवर्ड री पासवर्ड एंटर करके सेट कर लिया और सेव पे क्लिक कर। सेव पे क्लिक करते ये देखो अब कैसे माई अकाउंट डैशबोर्ड खुल गया। भविष्य में हमने जितने भी ऑर्डर करे होंगे ना वो सारे ऑर्डर की रिपोर्ट यहाँ आएगी। दिमाग अगर चल रहा है ना तो आई वाले में मैं कस्टमर लॉगिन था और जल्दी कोई इतना दिमाग चलाना ही नहीं चाहता है बच्चा, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं। कोई चीज अगर मैंने डाउनलोड वाली खरीदी होगी यहाँ होगी, इस शॉपिंग वेबसाइट में मेरे जितने भी एड्रेसेस होंगे, अकाउंट डिटेल्स होंगी, वो सब यहाँ पर स्टोर होंगी। देखो और यहाँ से मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ इसको, बट अभी हमें सब लॉग आउट वगैरह नहीं करना, हमें तो प्रोडक्ट खरीदना था। और अब मैं शॉप पर अगर आता हूँ और ये प्रोडक्ट मेरे पास ना कार्ट में होगा, ये रहा कार्ट में, ये कार्ट में देखो प्रोडक्ट ऐड है। अब मैं चेक अब क्यों बोल देगा, क्योंकि मैं अभी लॉग इन हूँ यहाँ पे, तो अब मेरे को सीधा बिलिंग डिटेल पर भेज दिया। ठीक है, मैं बिलिंग डिटेल भर दूंगा अभी। पर ये चीज क्या है, ये कह रहा है कि सॉरी कोई पेमेंट का कोई माध्यम नहीं है, पेमेंट का माध्यम अरेंज करो। लास्ट क्लास याद हो तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑन करना बताया था कि कहाँ से ऑन होता है। अब कैश ऑन डिलीवरी की जगह हमें ऑनलाइन पेमेंट ऐड करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ये सब ऐड हो सके। अब दो एक बच्चों के लिए मैं थोड़ी मदद करता हूँ कि वो बड़े लेवल पे समझ सके। रटवाने के लिए तो मैं सीधा कुदवा दूँ कि इसको रट लो, इंस्टा मोजो को इससे अकाउंट बना लेना आता, लेकिन वो मकसद नहीं है, क्योंकि दो एक बच्चे सक्षम भी होते हैं, वो इस लेवल पे समझते हैं बातों को। दो एक हर एक बाकी बहुत ही बुरा। सपोज मैं IACS की वेबसाइट पर गया, IACS की वेबसाइट पर बच्चा अपना पेमेंट कोई फीस ऑनलाइन भी पे कर सकता है, तो पे नाउ का एक बटन दे रखा है, यहाँ से वो एक ब्रांच सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से वो पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। फटाफट एक रैंडम डिटेल डालते हैं, कोई आईडी बताई, कोई नंबर बताया, एक अमाउंट बताया और देन सबमिट करा और देन पे करने पे गए, ऑनलाइन पेमेंट पे टिक करके पे। अब एक बात सुन, जब पे करने के लिए मैं इनके पास गया, यहाँ पर क्लिक दबा के पे करने के ऑप्शन पे, तो ये पता क्या कह रहे हैं, चाहे तो आप अपना पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से, या चाहे तो ऊपर किससे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग। और अगर आपने कभी भविष्य में कभी भी आप कभी पीछे के टाइम में कभी कोई पेमेंट करी हो, तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे ऐसे होते हैं, कहते हैं QR स्कैन करके हाथों हाथ करो, यस सर, कहते हैं UPI ID डालो हाथों हाथ करो, कहते हैं वॉलेट से पे करना हाथों हाथ करो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो कुछ आता ही नहीं है। तो भाई यहाँ मंगाने के लिए इतने सारे माध्यम, इतने सारे माध्यम का मतलब क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आपका हो गया, या कोई वॉलेट से पे करना हो गया, या UPI हो गया, कम से कम 5 से 6 माध्यम है पेमेंट करने के। अब एक एक को कहाँ ऐड करोगे आप, 5-6 माध्यमों को, कि डेबिट कार्ड के लिए कुछ अलग है, क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ अलग है, UPI के लिए कुछ अलग तरीके से हो रहा है। इन सब का मिक्सचर एक ही जगह मिल जाए, तो इसी के लिए हमें जाना होता है पेमेंट गेटवे के पास। और वो पेमेंट गेटवे में एक बड़ा लाइट और एक बड़ा मशहूर जो पेमेंट गेटवे मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा, उसका नाम है इंस्टामोजो। कॉपी में उसका नाम हो इंस्टामोजो का। अब ये इंस्टामोजो पर हम अकाउंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए अलग अलग 5-7 तरीकों से पेमेंट एक्सेप्ट करवाएगा और हमारे अकाउंट तक उसे ट्रांसफर करवाएगा। अगर आपके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोडक्ट बिकता है तो फोटोग्राफी है, तो मैं अगर हम इंस्टामोजो पे लॉगिन करने की डिमांड बोलेंगे, अब एक लाइन सुने, मेरा इंस्टामोजो का अकाउंट बना हुआ है, मैं एक बार लॉग आउट भी कर देता हूं इसे। मेरा इंस्टामोजो का अकाउंट बना हुआ है। हर बैच में पढ़ाने के लिए कई साल पीछे समय की भी बात मैं करूं, तो जब भी मेरे को इस पे अकाउंट बनाना पड़ता है ना नया, तो ये कहता लाओ बैंक डिटेल्स बताओ। अब मैं हर बार करीबन अगर 30-40 बैच भी पढ़ा चुका हूं, तो इतने बैचों के लिए बैंक डिटेल्स कहाँ से लाऊं? तो मैं तो भाई डायरेक्ट लॉगिन करूंगा। और बहुतों के लिए इस पे अकाउंट बनाना हिमालय पर्वत और नामुमकिन है, क्लियर कट सुनिए। कारण क्या है, अकाउंट बनाने के लिए वो यहाँ से जाएगा, ये सुने,
वो साइन अप के लिए जाएगा। साइन अप के लिए ईमेल आईडी पासवर्ड सेट करा के लॉगिन कराएगा और बोलेगा लाओ बिजनेस का नाम बताओ, लाओ आपके बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटो दिखाओ, लाओ अपने कैंसिल चेक की फोटो दिखाओ। जब आप ये सब सबमिट करोगे आपकी केवाईसी करके आपका अकाउंट बनाएगा इंस्टामोजो पे। अब जिनके दिमाग चलते ही नहीं है, ये कौन होता है मेरे पासबुक की फोटो मांगने वाला? अरे भाई, जब आपकी ऑनलाइन शॉप पे कोई सामान बिकेगा तो वो पैसा किसके बैंक में आएगा? आप ही के बैंक में तो आएगा, तभी तो आपसे डिटेल मांग रहा है। और वो उसको वेरीफाई करके आपके बैंक में ₹1 भेजता भी है चेक करने के लिए कि आपका अकाउंट सही है या नहीं है। ओके चीज है। मैं तो पहले ही क्लियर बोल चुका हूँ कि भाई बहुतों के नहीं बन पा रहे होंगे अकाउंट, कारण किसी का अकाउंट पूछो बच्चे से कि तुमने बनाया नहीं बनाया, ऐसी बातें। सर मेरा अकाउंट पिछले 7 महीने से फ्रीज हो रखा है, तो उसके पास अकाउंट रिसोर्स वगैरह नहीं है, तो ये अब एक अलग विषय है। मैं पहले क्लियर बोल चुका हूँ, इस पे अकाउंट बनाने के लिए आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स बतानी पड़ती है, पैन कार्ड नंबर बताना पड़ता है, देन वो ऑथराइज करके फिर आपका अकाउंट कंप्लीट करके बनाता है। सब चीज़ है भाई मेरा तो इसमें बहुत पुराना अकाउंट होगा, अगर मैं लॉगिन पे चलूँगी एक बार, ये मैंने इसमें लॉगिन किया। अब लॉगिन करते ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी इसमें एक लास्ट पेमेंट 5 साल पहले की एक्सेप्ट करी हुई है। और अगर मैं और पीछे चले जाऊं तो कम से मेरा एक 2018 का अकाउंट है, बड़े बहुत टाइम से बंद था। तो बंद होने की वजह से देखो मुझे बोल भी रहा है कि आपकी पेमेंट हम लोगों ने डिसेबल कर दी है, क्योंकि आपने बहुत टाइम से अपना अकाउंट एक्टिवेट नहीं रखा, आपको री-केवाईसी करनी पड़ेगी। तो मुझे पूरी री-केवाईसी करनी पड़ेगी, देन मेरा अकाउंट भी एक्टिवेट होगा। मैंने बहुत टाइम से उसको बंद कर रखा था, पर मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि ये कनेक्ट कैसे होता है उसके साथ। तो दिमाग 100 गुना तेज चल रहा है। उम्मीद करूंगा कि हर एक बच्चा ये देखें बता रहा है कि आपका अकाउंट रिव्यू में आपके डॉक्यूमेंट जिसमें फ्री डेट लगेंगे आपके अकाउंट को जो है सब कंप्लीट वगैरह सब करने में। आपको क्या करना है, ये आपका वर्डप्रेस ये रहा। इसमें दिक्कत ये है कि कोई पेमेंट का माध्यम नहीं आता है, कोई पेमेंट का माध्यम नहीं आता। इसीलिए हमने एक वेबसाइट पर हमने एक अकाउंट बनाया। वेबसाइट का नाम है बेसिकली इंस्टा। जब आप इंस्टामोजो पे अकाउंट बना लोगे, अपना सब केवाईसी कर लोगे, अरे बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस सक्षम बच्चे के ऊपर की बात है कि वो कितना रीडेबल है, चीजों को समझ लेता है। अब इंस्टामोजो पे अकाउंट बना लेंगे और बस यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नीचे API एंड प्लगइन्स का। हो सकता है हम भविष्य में कभी इस पॉइंट पर आ ही ना पाए, इसलिए थोड़ा दिमाग तेज चल रहा है। वर्डप्रेस का सब कुछ ओके रखना और इंस्टामोजो पे अकाउंट बना के API एंड प्लगइन्स पे आ जाना। ये API एंड प्लगइन, अरे जब डैशबोर्ड पर आओगे ना, जैसे ही लॉगिन करोगे अपना डैशबोर्ड खुला मिलता है, यहाँ पर आ जाना है, ये इस पर, ये नीचे यहाँ पर API एंड प्लगइन पे, और API एंड प्लगइन पर आके थोड़ा नीचे चलना और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट टाइम पे। गौर से, आपको एक ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट टाइम पे। देखो पता क्या कह रहा है, अवेलेबल प्लेटफॉर्म प्लगइन, मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके लिए इंस्टामोजो का क्या अवेलेबल है बेसिकली प्लगइन। दो एक बच्चे इतने सक्षम होंगे, वो जानते होंगे प्लगइन क्या होता होगा, तो आज भी स्वीकार कर लीजिए क्या है, क्या चीज़ प्लगइन। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि API एंड प्लगइन में मैं जैसे ही गया ना, थोड़ा नीचे गए तो आपको फर्स्ट टाइम पे पता क्या करना पड़ेगा, जनरेट करनी पड़ेगी क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ का जनरेट क्रेडेंशियल्स मैंने इस पर क्लिक करना पड़ेगा प्लस पे, और प्लस पे क्लिक करके यहाँ से ना वर्डप्रेस चुनना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा जनरेट क्रेडेंशियल। मेरे केस में मैं पहले से वर्डप्रेस की क्रेडेंशियल जनरेट कर चुका हूँ। रिपीट हिंदी में इसके बाद नहीं बोलूँगा एक शब्द भी। जब अकाउंट बना लोगे API प्लगइन पे आना, API प्लगइन पे आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आकर जनरेट करानी होगी क्रेडेंशियल। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे, मेरे केस में जनरेट हो रखी है, आपके केस में आपको जनरेट करनी पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा WooCommerce करके। और जैसे ही WooCommerce मिल गया क्लिक करा और फिर जनरेट करा, जनरेट करते ही ऐसी आईडी मिल जाएगी। बस ये आईडी मिल गई, हो गया काम आधे ज़्यादा। फिर अपना चुपचाप पहुंच जाओ प्लगइन पे, ऐड न्यू प्लगइन पे चलो। यहाँ पे आगे इंस्टामोजो को ऑन कर लें। इंस्टामोजो सर्च करा मैंने, यहाँ से ये रहा नीचे बैठा इंस्टामोजो पर WooCommerce, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करते हैं, यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। ये भी सेम ही है सर, कि बराबर में जब इंस्टामोजो पे दिख रही है।
उनको भी कर सकते हैं, उन्हीं की कंपनी का बना हुआ है, एक बार बंद हो जाते हैं तो काम नहीं करना शुरू कर देते हैं। इंस्टा मुझे सर्च करेंगे जब भी ये वूकॉमर्स और ये चैरिटेबल वाले ये भी काम ही करते हैं, सेम ही है सभी है। दोनों को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दो, किसी से भी काम करा लेना, दोनों वर्किंग के अंदर होते हैं। जब आप इन्हें ऑन और एक्टिवेट कर लो ना, ध्यान से वूकॉमर्स के अंदर सेटिंग्स में चले आना और सेटिंग्स के अंदर चल के आप पेमेंट पे चलना। पेमेंट में आके थोड़ा लोड लेगा। अब चाहो तो यहाँ से जो इंस्टा मुझे आपको दिख रहा है, देखो एक ही कोई भी हो एक ही डिडक्ट कर लेता है। इंस्टा मुझे मिलेगा ऐसे पेमेंट गेटवे में, देख रहे हैं इंस्टा मुझे ये रहा। अब इस इंस्टा मोजो पर और भी बहुत सारे अदर पेमेंट गेटवे वगैरह सजेस्ट करता है, खुद से बताता है आपको कि आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने इंस्टा मोजो मंगाया है। मैं इंस्टा मोजो इसलिए क्योंकि बड़ा लाइट और बहुत फटाफट एक स्टूडेंट के लिए अकाउंट बनवा देता है। मैनेज पे गए, यहाँ पर दो ही चीजें बतानी है, क्या क्या मांग रहा है ये। मैंने अभी आपको बड़ी प्यारी भाषा में बताया था कि क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट यहाँ से जनरेट होते हैं। एपीआई प्लगइन में जाके जनरेट क्रेडेंशियल में जाके वूकॉमर्स सेट करना और यहाँ से बोलना जनरेट। जैसे जनरेट बोलोगे ये रहे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। और ये हैं जनरेट किसके लिए जनरेट हो रखे हैं, ये वूकॉमर्स के हिसाब से। शायद जानते हो कि वूकॉमर्स किसके लिए काम कर रहा है। अब बस ये जो क्लाइंट आईडी है इसको आकर क्लाइंट आईडी यहाँ पे पेस्ट करो और जो क्लाइंट सीक्रेट है इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे वाले में पेस्ट करो। सेव चेंजेस। टेस्ट मोड भी इनेबल कर सकते हो यहाँ पर, क्यों टेस्टिंग के लिए भी मोड के इनेबल रखे। अगर क्रैश हो जाता तो कभी कभी उसमें दिखाता है। अब अगर आप आओगे यहाँ पर, ये देखो जो सॉरी कह रहा है, ये रहा सॉरी यहाँ पे। अब जब रिफ्रेश लगता है तो अब एक बार इसका हाल देखो, कह रहा अब आपकी पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग ये सब अवेलेबल है। पर ये हमें आगे प्लेस ऑर्डर करने देगा नहीं, क्योंकि इसमें मैंने भी जस्ट आपको दिखाया कि मेरा अकाउंट का उनका केवाईसी पेंडिंग है, उसकी वजह से ये पेमेंट के लिए एरर दे देगा। एपीआई हैंडशेकिंग एरर जो है उसमें शो कर देगा। एक बार डिटेल फिल कर देते हैं, एक और तो करना बताऊंगा ही। ये पेमेंट के लिए आगे नहीं भेजेगा अभी, क्योंकि जिस अकाउंट को मैंने कनेक्ट करा है अभी तो दिखाया यहाँ पे कि उस अकाउंट पे केवाईसी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर ये साफ बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट अभी रिव्यू पे हम लोगों ने डाल रखा है, केवाईसी कंप्लीट करें उसकी। सही लाइन में लगना पड़ता है केवाईसी। डिटेल फुलफिल करते हैं फटाफट से रैंडम। मैं खुद लगाता 1 घंटे तक 50 टोकन बचते हैं। ऑनलाइन कर लेता ऑनलाइन भी होते भाई, बैंक जाके बोल रहे हैं तो भी कर लेता हूँ। सुबह 6 बजे के टोकन लेने पड़ते हैं। सब कुछ इतना सब छोटा मोटा जितना भी फिल कर सकते हैं फिल कर लेना अपना यहाँ से आके। बाकी फिर आप जैसे अपना प्लेस ऑर्डर के लिए बोलेंगे, जस्ट ही मैंने बोला कि पहले पेमेंट के लिए कुछ नहीं आता था, अब पेमेंट के लिए इंस्टा मोजो आ रहा है। तो अगर आपका अकाउंट ठीक होगा तो ये आपको प्लेस ऑर्डर पे तुरंत पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट कर देगा। और अगर उसमें कोई इश्यू होता है तो देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि जो आपने की वगैरह बता रखी है उससे हैंडशेक फेलियर हो रहा है। हैंडशेक फेलियर एक एपीआई का क्रैश होता है और वो क्रैश जो है वो कोड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। कह रहा है इस जगह पर तो कोई केवाईसी हो ही नहीं रखी, तो हम पेमेंट ले कहाँ पर जाएंगे। बट आपको नॉलेज के लिए मैंने इंस्टा मोजो को बताया कि इंस्टा मोजो बिल्कुल ऐसे ही कनेक्ट होता है, कोई प्रोसीजर डिफरेंट नहीं है। आपका बस केवाईसी कंप्लीट हो, आपको तुरंत ही अकाउंट बना के दे देगा। इंस्टा मोजो के अलावा भी एक और बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रेजर। जो काम इंस्टा मोजो कर रहा है पेमेंट गेटवे का, वही काम रेजर पे भी करता है। तो मैं रेजर पे में डायरेक्ट लॉगिन करूंगा, कोई अकाउंट नहीं बनाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप अकाउंट सेल्फ बना सकते हैं। लॉगिन पर गए, गेट स्टार्ट विद योर ईमेल। बिल्कुल सेम है एकदम जैसे वो था। अकाउंट का यूजर नेम बताया मैंने अपना, पासवर्ड। ये रेजर पे वही काम करता है जो इंस्टा मोजो करता है। रेजर पे अलग कंपनी है। रेजर पे को इंडिया में बहुत ओवर यूज करा जाता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ओवर पॉपुलर है इंडिया में रेजर पे। अब जैसे इसका भी मेरा अकाउंट बहुत ओल्ड है, कह रहा है कि अभी इसमें भी आपको जो है केवाईसी की नीड पड़ेगी कि आपका पुराना केवाईसी कैंसिल हो गया, नया केवाईसी आप कराएं। तो आप कंप्लीट कर लेना अपनी भी केवाईसी वगैरह जब भी आप अकाउंट बनाओगे। पर मैं कनेक्ट करना बताता हूँ, कनेक्ट कैसे होता है उसको ध्यान से सुनो। कनेक्ट करने के लिए आप जब अकाउंट बना लो,
अकाउंट्स एंड सेटिंग्स पे आना, और अगर दिमाग चल रहा था शुरू से तो इंस्टामोजो में कहाँ जाना था, API प्लगइन। और यहाँ पर वूकॉमर्स के लिए क्रेडेंशियल जनरेट करानी होती है। लेकिन रेजर पे जब अकाउंट बन जाए तो अकाउंट एंड सेटिंग्स पर आना होगा, और यहाँ से इनका ये API उठानी होती है। ये देखो API की, ये API की, इस API की पे क्लिक कर दें। API की अभी जनरेट कराऊंगा मैं नहीं, तो मैंने रीजनरेट पे क्लिक कर दिया, और ये एक OTP वेरीफाई करके मेरे को की जनरेट करके देगा। OTP बता के कंफर्म कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी पुरानी वाली जो की है उसको 24 घंटे में डीएक्टिवेट कर देना। कंफर्म करके डीएक्टिवेट कराया। ये रहा की आईडी और की सीक्रेट जनरेट करें इसने, की आईडी और की सीक्रेट। बस अब इसको कैसे वहाँ ऐड करना है, जैसे वूकॉमर्स उसमें इंस्टामोजो के लिए आपने किया था, सेम आओ प्लगइन पे ऐड न्यू प्लगइन, और ऐड न्यू प्लगइन पे आके सेम रेजर पे सर्च किया, मेरा रेजर पे पर वूकॉमर्स इंस्टॉल कर दिया इसको। जैसे इंस्टामोजो था वैसे रेजर पे है सेम। रेजर पे ज्यादा मशहूर है और बड़ा जेन्युइन और बड़ा अट्रैक्टिव लगता है रेजर पे। रेजर पे को मैंने एक्टिवेट किया, ध्यान बिल्कुल पॉइंट पे एकदम। जैसी रेजर पे एक्टिवेट हो जाए ना, वहीं जाओ जहां पर उसके लिए गए थे पेमेंट के लिए। वूकॉमर्स में सेटिंग्स के अंदर पेमेंट पे, मेरा सेटिंग्स के अंदर पेमेंट, सेटिंग्स के अंदर पेमेंट पे आकर थोड़ा लोड ले लिया करेंगे। अब ये देखें यहाँ पर ये बैठा रेजर पे एक्टिव होकर ऑफिशियल लिखा हुआ है। यहाँ पर मैनेज पर आ जाएं। सेम जैसे वहां मांग रहा था ना, खुद देख लो यहाँ पर क्या मांग रहा, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। अभी बताया कि ये कहां से जनरेट होता है, अकाउंट के अंदर किस में जाना पड़ता है, API की। बस अब इसको यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करके अपने वर्डप्रेस पे आके यहाँ पर की आईडी बता दो, और ये रहा की सीक्रेट, इसको भी कॉपी करके की सीक्रेट को भी बता दिया। एंड देन यहाँ से आकर इसको सेव चेंज करो। और अब देखें यहाँ पर गौर से, अभी केवल एक इकलौता पेमेंट गेटवे था इंस्टामोजो, केवल एक इकलौता पेमेंट गेटवे इंस्टामोजो। अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसका साथी दोस्त भी आ चुका है पेमेंट मंगवाने के लिए। कौन सी कंपनी का वो बेसिकली, ये मेरा परफेक्ट वर्किंग करता है। अब मैं इस पर आऊँगा। इंस्टामोजो का बहुत बड़ा KYC और थोड़ा सा कुछ इशू है अकाउंट का, इस वजह से अब मैं गया क्रेडिट कार्ड इस पे और डेबिट कार्ड वाले रेजर पे डिटेल सारी बता रखी है। मैंने बोला अब हम रेजर पे के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, और ये मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करा। प्लेस ऑर्डर बोलते ही ये रेजर पे की विंडो खोलेगा, और इस तरीके की रेजर पे की विंडो बहुत बच्चों ने अपनी लाइफ में पेमेंट करते वक्त यही वाली दे देंगे। यहाँ पर ईमेल लॉगिन है। मैं हमारी वेबसाइट में अपने काम को बांटने के लिए यूजर बना रहा हूं। यूजर का नाम, यूजर का पूरा नाम सब बता दिया। वेबसाइट टैग ऑप्शनल है। पासवर्ड भी सेट करा, लेकिन पासवर्ड डिफरेंट देंगे। कह रहा है इस यूजर की डिटेल इसको ईमेल करके बता दें। मैं हाँ बता देना, पर कह रहा है इस यूजर को रोल क्या दोगे आप। मैं ये यूजर ना ऑथर बनेगा। इस यूजर को क्या बना रखा हमने, ध्यान रखना इसका नाम है विनय। ऐड यूजर, ईमेल एक ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी जो ईमेल है इसमें जान उसके रैंडम गलत लिख के 15 लिख दे रहा हूँ। इसलिए ईमेल ऑलरेडी दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी एक कस्टमर अकाउंट बनाया यहाँ से, जब मैं पेमेंट के लिए आया था इसके ऊपर, इसी मेल आईडी से। विनय नाम, एक मेल आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब बता के ऑथर सेट करा। ऐड न्यू यूजर, कह रहा विनय नाम से यूजर रेडी हो चुका है। अब देखो कैसे काम करता है ये यूजर का कॉन्सेप्ट।
सबसे पहले इसमें जो अकाउंट लॉगिन है मैं इसको हटाएंगे भी यहाँ से और लर्निंग लाइव वाले में चल के प्रोजेक्ट का नाम था हमारे वेक। अब ये प्रोजेक्ट दिख रहा है वेक वाला। अब अगर मेरे को इसमें एज अ ऑथर लॉगिन करना है ना, एज अ ऑथर ऊपर गए और WP के साथ एडमिन लिखा और जैसे ही WP एडमिन लिखा एक बार मैं इसको ना लॉग आउट जरूर कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि एक यूजर लॉगिन ऑलरेडी। अब हम यहाँ पर लर्निंग लाइव डॉट साइट वेक और वेक के बाद हमने WP एडमिन लिया, कह रहा लॉगिन करो। और अब इस लॉगिन के वक्त में यूजर नेम देखो कौन सा डाल रहा हूं। ये ऑथर का है, यूजर नेम और पासवर्ड ऑथर का। शायद दिमाग एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ कि ये मैंने अभी ये यूजर बनाया था। चलो मेरे को वैसे ही संतुष्टि हो जाएगी। इसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, कंट्रीब्यूटर बनाया, क्या बनाया है? ऑथर बनाया है। नाम तो विनय नाम के यूजर को ऑथर बना के उसका आईडी पासवर्ड बता के लॉगिन करा। वर्ड कर पासवर्ड भी चाहिए। अगर हम गलत पासवर्ड डालते हैं लॉगिन किया। अब एक चीज ना थोड़ा सक्षम बच्चे बाजू में यहाँ पर नोटिस करेंगे, वर्डप्रेस की आधी से ज्यादा चीजें छुट्टी पर हैं, क्योंकि इस यूजर का रोल क्या है? ओनली पोस्ट करने का, और ये रोल मिला हुआ है इसको बस ऑथर का। अब एक चीज नोटिस करना, मैं इसके लिए ऑल पोस्ट पे गया, क्या इसको ऑथोरिटी है कि वो प्रोग्रामिंग वाली पोस्ट डिलीट कर ले? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कौन है? ऑथर। ये यहाँ आकर सिर्फ एक नई पोस्ट क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। करेंगे जरूर आपके लिए। C++। थोड़ा सा रैंडम डेटा चाहिए। पब्लिश कर दिया। लेकिन एक खास चीज, अभी हम बैक करके आए यहाँ पे डैशबोर्ड पे, इस पे अब हम पोस्ट पे गए। अब देखो कितना ना एक बड़ा बेहतरीन इनका ऑप्शन यहाँ पर लगता है। जैसे जब पोस्ट में आके ऑल पोस्ट पे गए तो देखो एक माइन करके ऑप्शन आता है, माइन करके, कि मतलब मैं एज अ ऑथर जो मैंने पोस्ट करी है वो केवल कितनी है? पहले से जो ऑल और पब्लिश्ड है तो उनको यहाँ से देख सकते हैं। अब ये सिर्फ व्यू कर सकता हूँ, अपनी वाली पर तो कर सकते हैं डिलीट एडिट, लेकिन इनकी सिर्फ व्यू ही कर सकता हूँ, इनकी पोस्ट डिलीट नहीं कर सकता कोई भी चीज। और एक खास चीज देखेंगे यहाँ पर आके, जब मैं अब एडमिन वाले लॉगिन पर भी आता हूँ ना, एडमिन वाला लॉगिन है ये, तो यहाँ पर वो C++ प्रोग्रामिंग की पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ नॉलेज की वजह से जानबूझ के एक यूजर और क्रिएट करके दिखाऊंगा, और वो यूजर अब की बार ऑथर नहीं होगा, वो यूजर अब की बार होगा एडिटर। एडिटर के पास क्या पावर है? एक्सप्लेन कर पाएंगे? डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, एडिट कर सकता है, पेज को, कैटेगरी को और एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, अपनी तरफ से कोई भी नई चीज पब्लिश कर सकता है। यस, ऐड भी कर सकता है कुछ चीज़। एडिटर पर आए, फटाफट से एडिटर बनाना पड़ेगा। रैंडम मेल आईडी बतानी पड़ी मुझे। एडिटर सेट करा, डिटेल बताई, रामू नाम से, पासवर्ड सेट, ऐड यूजर। नया ब्राउजर खोला, इसका नाम ले जाते हैं कॉपी करके, चलिए सर से कर कैसे करूं लॉगिन की बता सकते हैं? सर ऊपर वेक पे WP
कहाँ लिखना है WPID ऊपर से देख के आगे WPID यूजर बन गया तो लॉगिन कैसे होगा? हेलो इंडिया, नमस्ते। डिटेल हिट करते ही लॉगिन हो गया और यहाँ पर हमारे पास डिटेल्स खुल के आ चुकी है। अब बात ये है कि माना ये एडिटर है पर ये एडमिन नहीं है, इसको कोई परमिशन नहीं है कि थीम भी बदल ले। एडिटर है, एडिटर के जैसे पोस्ट के साथ डील कर सकता है बस ओनली। अब अगर मैं यहाँ पोस्ट पे गया और ऑल पोस्ट पे गया तो इसके पास परमिशन है कि वो यहाँ पर इन पोस्टों को एडिट और डिलीट कर सकता है, लेकिन इसको नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसको किसने पब्लिश कर रखा है? एडमिन ने। टाइम नहीं है मुझे तो अगला टॉपिक कराना। उम्मीद करता हूँ कि इतना हर एक सक्षम है, शायद जो वो डेफिनेशन से वो समझ गया हो कि इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है जो बहुत बेहतरीन है, उसका नाम कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर अपनी तरफ से 10 पोस्ट लिखते, लेकिन वो 10 पोस्ट वेबसाइट पे तभी दिखेंगी जब एडमिन उसको अप्रूव करेगा। जी भरे यहाँ से। एडमिन जब रिव्यू करेगा ना तो ही कंट्रीब्यूटर का कोई पोस्ट या पेजेस वेबसाइट पे लाइव पब्लिश हो। अब संडे के अकॉर्डिंग टाइम नहीं रहता कि मैं सब डेफिनेशन लिखवाऊँ, लेकिन वीकली के अंदर तो लिखवा देते हैं उनको, आराम से टाइम रहता है तो उनको डेफिनेशन वगैरह आपको सीधा पीपीटी में देने की कोशिश करेंगे लास्ट तक पहुँचते पहुँचते। बढ़िया चीज़ है। फाइन। अब 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट पर और बात करते हैं, उसको भी ध्यान से सुनेंगे। आपने वर्डप्रेस में कभी फॉर्म बनाया है? कौन से प्लगइन से? WP फॉर्म से फॉर्म बनाने का एक प्रॉब्लम ये है कि वो कोई फाइल अपलोड नहीं कराता। WP फॉर्म से फॉर्म एडिटर के थ्रू पड़ेगा। सामने मैंने एक प्लगइन का नाम सर्च करा है, इसका नाम है फॉर्मिनेटर। मेरे माउस के कर्सर पे दिख रहा है। दिमाग को बस इतनी बात एक्सेप्ट, निंजा फॉर्म्स भी फॉर्म बना लेता है लेकिन वो फाइल अपलोड नहीं करा पाता क्योंकि वो फाइल में पेड है। इंस्टॉल पे क्लिक कर, हम लोग बस एक फाइल अपलोड करना सीख सकते हैं। फटाफट से फॉर्म बनाएंगे। ये नीचे आके बैठा होता है फॉर्मिनेटर। इसकी मुझे अच्छी बात ये लगती है, ये आपकी वेबसाइट में पोल्स भी क्रिएट करवा सकता है। मतलब सक्षम बच्चों के लिए जो घर में प्रैक्टिस कर पाएँ, जो क्रिएटिव हैं, जो लैपटॉप अगर है उनके पास तो वो उसकी पूजा नहीं करते, उस पर काम भी करते हैं। क्योंकि उसका ऐसा है कि बस रख रखा तो कभी कुछ ट्राई नहीं करना चाहते। आप ना एक इसमें पोल नाम का पेज बना सकते हो। मतलब आपकी ऑडियंस उस पेज पर आएगी और पोल करेगी कि ये सेल होनी चाहिए और सेल आनी चाहिए, तो यस और नो करके ऐसे आप एक लिंक बना सकते हो। उससे पोल डेटा जनरेट होगा, कितने लोगों ने यस प्रतिशत। हमारा खैर पोल का भी कोई हाई ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है फाइल कैसे अपलोड होती है फॉर्म में। क्विज भी बना सकते हो, क्विज भी बनते हैं इसमें। लेकिन मैं सीधा फॉर्मिनेटर पे गया और मैंने यहाँ पर आके फॉर्म्स पे क्लिक करा। फॉर्म्स पे क्लिक करते ही क्रिएट पर आ गए। कहता बने बनाए ले लो, एक से एक फैंसी फॉर्म अवेलेबल है। मैं नहीं बने बनाए नहीं चाहिए, ब्लैंक बना ले। कह रहा नाम बताओ, मैं आप बना दो इंफॉर्मेशन के नाम से क्रिएट करो। कह रहा क्या क्या फील्ड ऐड करने हैं उसमें। मैंने ऐड इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करा। मैं एक तो नेम करा देना, एक ईमेल, फोन, एड्रेस बड़ा जेन्युइन है इसका, और एक डेट ऑफ बर्थ करा देना। बढ़िया सा कैलेंडर बोलता अच्छा लगता है। रेडियो बटन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं जेंडर मेल फीमेल बता के दिखाऊं। चेक बॉक्स में 10 12 क्लास लिखूँ, मैं सब सक्षम है। हमारा जो मेन मकसद है ना इस पर आने का, बस एक ही चीज़ को लेकर मेन मकसद है जो यहाँ दिखा। इसके अलावा मेरा कोई इतना डीप डिस्कशन नहीं था कि मैं फॉर्मिनेटर पर आऊँ, क्योंकि आपको पता है WP फॉर्म से भी फॉर्म बनते हैं, निंजा से भी बनते हैं, कॉन्टेक्ट 7 से भी बनते हैं, और भी बहुत सारे हैं भाई फॉर्म्स बनाने के लिए तरह तरह की थीम्स के साथ आते हैं। मैं जी मेरे फॉर्म में ये होना चाहिए, क्रिएट। अब नेम पे मैंने सेटिंग्स पे क्लिक करा। 11 प्लेस होल्डर लिखा हुआ आएगा, ये एग्जाम्पल में नाम। मैं ठीक है देख लेंगे। सेटिंग्स में जाके सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलती है रिक्वायर्ड, कि भाई इसको नेम को भरना रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, भरेगा ही भरेगा नेम। स्टाइल वगैरह एडिशनल क्लासों से विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट वगैरह रहने के लिए हम लोगों ने छोड़ दी, अभी अप्लाई कर दें। ईमेल पर आए,
ईमेल को भी रिक्वायर्ड बोल दिया। कोई वैलिडेशन चाहो वैलिडेशन लगा सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ईमेल की वैलिडेशन लगा दो। फ़ोन नंबर पे आए, फ़ोन नंबर को भी हमने यहाँ से रिक्वायर्ड बोल दिया, अप्लाई कर। सबसे बेहतरीन एड्रेस ये इनका, फिर क्लिक दबाओ, कहता है ये सारी चीज़ें आएंगी एड्रेस में। मतलब सिर्फ एड्रेस का बॉक्स नहीं आएगा, उसमें एड्रेस तो आएगा ही आएगा, अपार्टमेंट वगैरह, सिटी वगैरह, स्टेट वगैरह, जिप कोड वगैरह, कंट्री, सारी चीज़ें होंगी कह रहा हूँ उस एड्रेस फील्ड में। मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई पसंद नहीं आ रहा ना तो क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हो। मैं ये काफ़ी अच्छा है, स्टाइलिंग के अंदर आकर इसको रिक्वायर्ड बोल दूँ, अच्छी थी। अप्लाई। डेट कह रहा है, डेट में पहले मंथ, डेट, ईयर आएगा, बदलना है तो मैं नहीं बदलना, अच्छा लगा, रिक्वायर्ड कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ कर लेना उसको डेट की जगह। अपलोड फाइल, जिसके लिए इतनी मेहनत, मैंने इस पर क्लिक करा, कह रहा बस सिंगल फाइल अपलोड करानी है, मैं सिंगल ही करानी है, क्या पता आपको मल्टीपल 5-4 अटैचमेंट अटैच करानी है, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता। मैंने कोई स्पेसिफिक टारगेट करके फॉर्म नहीं बनाया, मैं सिंगल ही मंगा देना। सेटिंग्स में गए, कह रहा रिक्वायर्ड, हाँ रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ये कुछ टाइप हैं जो सर्वर सिक्योरिटी की वजह से ब्लॉक रखता है, मतलब इन टाइपों की फाइल को अपलोड नहीं कराएगा। अरे मतलब इसलिए नहीं कराएगा क्योंकि इनसे सर्वर डाउन पड़ सकता है, हैक हो सकता है। कोई एसक्यूएल की फाइल आ गई तो हो सकता है कि वो डेटाबेस में इजेक्ट हो जाए और वहाँ की सारी टेबल्स को डिलीट कर डाले। तो ये फाइलें कह रहा है सिक्योरिटी रीजन की वजह से ब्लॉक हैं। मैंने कहा फिर मैं अपनी पसंद के मुताबिक फाइल अपलोड करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई अपलोड करे तो सिर्फ पीडीएफ ही अपलोड हो, फालतू की एक्सेल की फाइल अपलोड ना हो जाए उसमें। तो स्पेसिफिक टाइप पे गए, यहाँ तो सब पे टिक लगा हुआ है, तो मैंने सबको शांत करा, इमेज को भी, डॉक्यूमेंट को, ऑडियो को, वीडियो को, सबको शांत करा। अब चुपचाप अपनी पसंद डॉक्यूमेंट पे गए, मैं एक तो अपलोड होनी चाहिए बस और बस पीडीएफ, एक सिर्फ पीडीएफ हो और एक जेपीजी इमेज हो, बस इसके अलावा कुछ अपलोड ना हो। सिक्योरिटी रीजन कह रहा फाइल लिमिट 8 MB की फाइल, मैं नहीं, सिर्फ 2 MB की फाइल अपलोड होनी चाहिए, फाइल साइज की लिमिट 2 MB से ज़्यादा ना हो। कह रहा केबी में भी कर सकते हैं, मैं नहीं करना, मुझे केबी और बिट में, बिट तो फिर केबी से भी छोटा हो गया किसी, मैं 2 MB की लास्ट फाइल। कह रहा है जो भी फाइल अपलोड होगी वो मीडिया लाइब्रेरी में दिखेगी। मीडिया लाइब्रेरी ना यहाँ होती है वर्डप्रेस में, ये बोलता हूँ रिस्क उठा के, समझ तो फिर भी नहीं आएगा। हमारे वर्डप्रेस में हम जितनी भी पोस्टों में इमेज अपलोड करते हैं, गैलरी में इमेज अपलोड करते हैं, प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करते हैं, वो सारी की सारी इस मीडिया के अंदर लाइब्रेरी में सेव होती है। पता नहीं कितना गैलरी में, पहले बोला कोई एक और कोशिश करते हैं। आपने एक जीन्स की फोटो अपलोड करी, अभी जा कंट्रोल के साथ क्लिक दबा भी दिया, बोला है ये रही, अभी 25 फोटो अपलोड करूँ ना पोस्ट में जाके, सबकी सब यही होगी। ऐसा सोचे कि हमारे वर्डप्रेस की गैलरी है एक तरीके से, मतलब सारी इमेज जो भी अपलोड करा रखी है वो यहाँ पर रहती हैं। कह रहा है आपकी भी इन सारे डेटा को क्या वो गैलरी में दिखाऊं मैं, वहां मुझे कचरा इकट्ठा नहीं करना, तो आप हमारे वर्डप्रेस की मेन इमेजेस सब डेटा रहता है। मैं डिसेबल, आप चाहो इनेबल कर लो, क्या दिक्कत है, अप्लाई कर लो। मैं पूछें इससे अपीयरेंस में आकर बता सकते हो ये कैसे स्ट्रक्चर वगैरह में दिखे, ऐसे अलग अलग लेवल, ऐसे फैंसी वगैरह में ऐसा दिखेगा। बॉक्स में देखो, बॉक्स से बॉर्डर दिख रहा है, ये रहा ये बॉक्स, चलो प्रीव्यू दिखा दे, ऐसा दिखेगा बॉक्स में। मैं नहीं, सही नहीं लग रहा, कह रहा फिर कोई दूसरे देख लो, सही नहीं लग रहा, तो मुझे तो ये वाला बहुत मटेरियल वाला फैंसी सा लग रहा है। मैंने इस पर क्लिक करा और आप प्रीव्यू देखो, हाँ ये बहुत फैंसी है, हमारे उसके भी बस की नीचे WP फॉर्म की तरह फैंसी बना। मैं बहुत खुश हूँ इससे, फाइनल करो इसको। कह रहा है कुछ बिहेवियर वगैरह कराना चाहते हो। बिहेवियर का मतलब ये है कि अगर कोई इस फॉर्म को भर दे तो क्या बस थैंक यू का मैसेज दिखवाना है या किसी जगह पे रिडायरेक्ट करना उसको, तो आप पे तय करता है। कह रहा है फील्ड कर ली मैंने, फील्ड ऐड, अपीयरेंस बता दिया कैसा फैंसी सा दिखना चाहिए, बेसिक स्टाइल वगैरह सब भी केयर ओवरराइड वगैरह स्टाइल करने के लिए रन के अंदर कुछ सही नहीं कर, हमने तो डिफॉल्ट चुन रखा बात। लेआउट वगैरह में विड्थ हाइट अपने इनपुट की देख लेना, फिर कस्टमाइज कलर वगैरह स्कीम में इस्तेमाल करना, बुरा ही लगेगा, लाल पीला करोगे आपका फॉर्म अजीब लगेगा। वो फॉन्ट भी डिफॉल्ट अच्छे हैं, कंटेनर के अंदर रहे, ठीक है। बिहेवियर तो ओके है और अपीयरेंस ओके, बिहेवियर पर आए।
बिहेवियर पर इनलाइन मैसेज दिखाना है, मतलब अगर कोई फॉर्म भर दे तो क्या थैंक यू का मैसेज दिखाना है क्या कि थैंक यू आपसे जल्दी बात करेंगे। और जो कितना बढ़िया दिखा रहा है, ऑटो एल सक्सेस मैसेज आफ्टर 5 सेकंड, मतलब ये सक्सेस का मैसेज 5 सेकंड वाला है, क्या 10 सेकंड वाला, या फिर रीडायरेक्ट कर दो, वेबसाइट बता दो कहाँ रीडायरेक्ट होना है। सपोज आपने आकर URL बता दिया ऐसे कॉपी करके कि अगर कोई फॉर्म भर दे तो यहाँ रिडायरेक्ट कर देना, तो यहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, आप इनलाइन मैसेज भी देगा, इसमें रिडायरेक्ट करा के इसको अप्लाई कर दो। तो जब कभी भी कोई फॉर्म भरेगा तो सबमिशन के बाद यहाँ रिडायरेक्ट करेगा। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसके अंदर से पब्लिश कर दिया मैंने फॉर्म। ये मुझे इस फॉर्म का कोड मिल गया, कोड मिलने के बाद बस इस फॉर्म को मैं किसी पेज में जाके फिट कराऊँ। सब पेज वेज कोड वोड फॉर्म के सब बहुत सब प्रैक्टिस करी हो तो सब बहुत बेहतरीन, सब डिस्कस डाउन रही। फॉर्म का मुआयना करें, अब बहुत बढ़िया दिख रहा है, पूरे फुल विड्थ के अंदर आ रहा है, ओके है, अब एकदम फॉर्म हमारा। अब वो थीम में कुछ ज़्यादा डीप कस्टमाइजेशन है नहीं, बाकी अगर आपको एलिमेंट्री की एडिटिंग्स आती हैं तो आप इसको दबा हुआ के बढ़िया से कम करके किसी बॉक्स में फिट कर सकते हो उसके कोड को, अगर आपको एलिमेंटर से शॉर्ट कोड ऐड करने आते हैं। अब मैं फाइनल इस फॉर्म को भरूंगा और फाइल अपलोड करूंगा, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, एक यूज़र से यहाँ के URL पेस्ट करा मेरा फॉर्म, इसको मैं लॉग आउट कर दिया से एक यूज़र लॉगिन का, इस पे आ गया कॉन्टेक्ट पे मेरा फॉर्म, और ये रहा अपलोड का फाइल का ऑप्शन। फॉर्म भरते हैं फटाफट से, एक बार ध्यान लगाएं एकदम। कुछ डिटेल्स बताई, कुछ कॉन्टेक्ट नंबर रैंडम, कुछ रैंडम एड्रेस, कुछ कंट्री, और कितने बढ़िया से फॉर्म में फैंसी से डेट ऑफ बर्थ में कोई क्या स्पेसिफिक कोई भी रैंडम डेट सिलेक्ट कर ले रहे हैं अभी वैसे। ये रहा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके लिए हमें इतना बड़ा फॉर्म ही बनाना पड़ेगा। अपलोड जैसे सिलेक्ट फाइल पर गए, जानबूझ के पहले मैं हैवी फाइल दूंगा इसको, ये तो केवी में KVAB का सर्टिफिकेट है 1 MB तकरीबन का, क्लिक करके इसको मैंने ओपन कर दिया, डिटेल भरी, फाइल बताई, सेंड मैसेज। रिडायरेक्ट भी कर दिया ICS की वेबसाइट। बाकी थैंक यू का मैसेज भी मंगा सकते हो, तो गाइड कर दो दिखाने के लिए सकते। अब खास चीज़ें सुनने के लिए दिमाग एक्टिव हो। सबसे पहले जैसी मैंने तो हमारे पास